हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। समय बहुत कम है, तो साथियों आज की इस क्लास में 4 फरवरी वाले प्रश्न पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इसी को टारगेट करते हुए आज के सेशन में एक ऐसा प्रश्न पेपर को डिस्कस करेंगे जो आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। टॉप लेवल के 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं जो एसएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का पेपर आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आपका एसएससी में 2025 में एग्जाम कंप्लीट हुआ था, जिस लेवल के सवाल पूछे गए थे नए पैटर्न पे, तो उसी को देखते हुए आज के सेशन में एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए एक ऐसा प्रश्न पेपर को डिस्कस करेंगे जिससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके पेपर में किस लेवल के जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है उसमें किस तरह के जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आप चेक करिएगा जीके में 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा। उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चन रहने वाले। तो इस तरह से आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एक पूरा पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा और यहां से अपनी तैयारी को भी पर रखिएगा कि आप सभी की तैयारी हर एक सब्जेक्ट में किस लेवल की चल रही है। ओके, तो साथियों डेली क्लास तो देखिए एक सुबह 8:30 बजे होती है, शाम 7 बजे होती है, लेकिन इसके पहले 5 बजे आपके लिए हमने एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा है। कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है शाम को 5 बजे। जैसे आपके पेपर में सॉल्व बनते हैं सेम उसी लेवल का क्वेश्चन शाम को 5 बजे आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में स्कोर करिएगा प्लस अपनी तैयारी को भी अच्छी तरीके से परखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था भारत ने पहली बार। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है तो वो जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो वे तो 24वें तीर्थंकर थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय इनमें से कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ध्रुपद नहीं है कर्नाटक संगीत का हिस्सा। ऑप्शन है राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? बताइए, भवई जो है वो किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित भऊ एक आपका नृत्य शैली है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दिल्ली है। पहला तो मुंबई है, दूसरा दिल्ली है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारत में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
10 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है जिससे आपका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट किससे बनता है? जीके जीएस करंट अफेयर से बनता है और इंग्लिश से बनता है। जीके जीएस और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर में छपने वाला प्रश्न है ना, तो आपके लिए हमने पूरे 40 टेस्ट का प्रबंध कर दिया है और इस टेस्ट में आपको पूरे 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जीके जीएस का 20 टेस्ट रहेगा और ये ऐसा टेस्ट है, यदि आपने इस टेस्ट को कंप्लीट लगा लिया और हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस कर लिया लगातार, तो समझिए आपका जो जीके में 25 क्वेश्चन आएगा, लगभग 20 प्लस तो आप आराम से करने वाले हैं। यदि आपने इस टेस्ट में, जो हम डेली आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यदि आपने एक टेस्ट ओपन किया और उस टेस्ट में मान के चलिए कि आपका 16-17 क्वेश्चन सही हुआ, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की चल रही है। तो ये टेस्ट आपको जरूर कंप्लीट लगा लेना अपने पेपर में बैठने से पहले। ये टेस्ट मात्र आपके लिए भाई 50 रुपीज़ का हमने कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। पूरे 40 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आपको एक एक टेस्ट लगातार सॉल्व करना है खुद से, अपने से। ओके, चलिए, तो जिनको चाहिए भाई इस नंबर पे मैसेज करें और ये टेस्ट अपने पास मंगा ले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन से एक इनपुट डिवाइस है बताइए? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इनपुट की बात करा है यानी कीबोर्ड भाई इनपुट डिवाइस है, आउटपुट सभी है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है बताइए? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये किस संगठन की एक पहल है? तो ये टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, 1801 में जोहान विलियम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की थी बताइए? 1801 में जोहान विलियम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की थी? तो पैराबैंगनी किरणें की खोज की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, पश्चिमी विक्षोभ किसके लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिमी विक्षोभ किसके लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी बताइए? भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? 1924 में पहली बार गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? मुंडारी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसके लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो कारक लागत पर विचार किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी कहाँ पे एक छोटा सा शहर गजनबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया बताइए? 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी ने, ध्यान रखिएगा आप लोग, अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर गजनबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहां पर स्थित है? विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में स्थित है, लेकिन कहां पर स्थित है भारत में? तो कोलकाता शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, लोकरंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? लोकरंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित रखते थे? तो ये कथक से संबंधित रखते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को,
भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1853 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? तो याद रखिए, खरीफ की फसलें मानसून के मौसमों की शुरुआत में ही बोई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 29 और 30 को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। पंखीड़ा गीत किस राज्य के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? बताइए, जो पंखीड़ा गीत है किस राज्य के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? तो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है पंखीड़ा गीत को। डी ऑप्शन राजस्थान बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट में है? तो बुध ग्रह भाई सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जंतर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? केवल 1 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। 1994 से शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये कितने साल के बाद होते हैं? 1994 से शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितने साल बाद शुरू होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 साल बाद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? बताइए किस राज्य की? तो भाई सिक्किम राज्य की। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसे क्लास अपलोड होगी एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। इससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हम लगातार साथ ही आपके लिए एक एक क्वेश्चनों का पूरा पेपर दे रहे हैं लगातार। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। नोटिफिकेशन ऑन करे रहेंगे तो जैसे हम क्लास अपलोड करेंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाला है, एक भी दिन गैप नहीं होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 3 को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो भरतनाट्यम को कहते हैं। इसे सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 1961 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? बताइए। तो हेनरी लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर तो हमने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स बराबर एम हो जाएगा। देखिए कौन सा ऐसा है, तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? कहां पर किया था? तो कलकत्ता शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो स्टार्टिंग में तो केवल 7 ही मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। रीट जारी भी आपका अनुच्छेद 32 से ही संबंधित है। इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को, मिश्रित युगल यानी मिक्स्ड डबल्स में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? बताइए, मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? बताइए। टेबल टेनिस डबल प्लेयर खेलते हैं, साथ में बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी, लेकिन हैंडबॉल में सिंगल आप कभी डबल प्लेयर नहीं देखेंगे, बहुत सारे इसमें प्लेयर रहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, दत्त समिति। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बताइए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो ऐसा काम तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को, डोला जात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? डोला जात्रा ये किस राज्य का एक त्योहार है? तो ये असम राज्य का एक त्योहार है डोला जात्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए एक अनिवार्य उपकरण नहीं है? घड़ियां हैं भाई, सीटी भी होती है, लाल और पीले कार्ड होते हैं, लेकिन सफेद झंडा जो फुटबॉल रेफरी होते हैं उनके लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है, जो आपका व्हाइट फ्लैग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? बताइए, कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध किया गया है? कालबेलिया किया गया है। सी ऑप्शन कालबेलिया आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। तो साथियों यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सॉल्व करिएगा। सिलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, तो आप सभी को वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो फ्यूचर टेंस में हो। कौन सा इनमें से? आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे, ये है? नहीं है। आई कुड बी 25 नेक्स्ट संडे, ये भी नहीं है। आई शुड बी 25 नेक्स्ट संडे, ये भी नहीं। आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, ये आपका बिल्कुल ठीक होता है। यानी दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट टेंस हो जाएंगे, ये आपका फ्यूचर टेंस है। यदि हम बात करते हैं साथी कि आई हैव बीन, बिन लग गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। यानी आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो आपका फ्यूचर टेंस है वो आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर। तो साथियों यदि हम बात करते हैं कि आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, इसका मतलब क्या होता है? अगले रविवार को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो आई विल किसके लिए होता है भाई? ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस के लिए। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान के साथ चलेंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को,
आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। बताइए दोस्त, इसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है? जैसे आपका 4 खंड दिया गया, एक खंड आपका ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी खंड को आपको बताना जो ग्रामेटिकल एरर है। बताएंगे आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी को देना है। तो साथियों, जैसे आपका क्या दिया है, द कपल प्रीफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, इस संदर्भ में उपयोग करने के लिए आपका सही प्रेपोजिशन टू अप टू या तो साथी टूवर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्त मेरे आप जानते हैं कि आमतौर पर समय के लिए किया जाता है। जैसे हम आपका प्रेपोजिशन टू अप टू या टूवर्ड लगाते हैं तो उस समय हम अंटिल का उपयोग आमतौर पर समय के लिए करते हैं भाई, न कि भौतिक गंतव्य या सीमा के लिए करते हैं। तो सही आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए सेंटेंस आपका, ध्यान रखिएगा, द कपल प्रीफर टू वॉक टू द लास्ट, क्या होना चाहिए भाई, टू द लास्ट हाउस होना चाहिए, ऑफ द टाउन होना चाहिए। अंटिल आपका क्या है भाई, ये खंड आपका रॉन्ग है भाई, यहाँ पे टू द लास्ट हाउस होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका क्या है भाई, रॉन्ग है, अंटिल द लास्ट हाउस नहीं होगा भाई, इसमें टू द लास्ट हाउस होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रीपोजिशन टू अप टू या टूवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इनमें भाई अंटिल का उपयोग आमतौर पर हम समय के लिए करते हैं, न कि हम भौतिक आपका जो गंतव्य है या कोई सीमा होता है उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका अंटिल द लास्ट हाउस नहीं होगा, टू द लास्ट हाउस होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स, इसका मतलब आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट, मैं उसकी शिकायतों से परेशान हो गया हूं। आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट, यानी मैं उसकी शिकायतों से परेशान हो गया हूं। बताइए दोस्त मेरे, जैसे ऑप्शन यदि हम देखेंगे, लुक्ड डाउन विथ, इसका मतलब क्या होगा, के साथ नीचे देखा, ये नहीं होगा भाई। उसके बाद पास्ड आउट विथ, इसका मतलब के साथ बाहर निकल गया, पास्ड आउट विथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके साथ बाहर निकल गया। प्लस यदि हम देखेंगे हेल्ड डाउन विथ, क्या होगा, हेल्ड डाउन विथ का मतलब के साथ दबाकर रखा गया। तो इसमें जैसे हम देखेंगे डाउन विथ, इसका हमको करेक्टली बताना है। डाउन विथ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मतलब कि जैसे कि टंग आ गया, तो तंग आ जाना, तो इसका बेस्ट आपका कौन सा होगा, फेड अप विथ होगा। फेड अप विथ का मतलब क्या होता है भाई, तंग आ जाना, यानी उसके कंप्लेन से हम तंग आ गए हैं भाई, तंग आ जाना। ठीक है, तो डाउन विथ की जगह आपका करेक्टली क्या होगा, फेड अप विथ होगा, यानी सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। इस सवाल का राइट आंसर आप जरा बताइए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। बताइए, आप सभी को बताना है कि कौन सा इसमें खंड आपका ग्रामेटिकल एरर है। बताइए दोस्त मेरे, सभी बताएंगे। जैसे दे वर आस्क्ड, ये तो ठीक है भाई आपका। पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन, सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपका, क्योंकि बिहेविंग के बाद, जैसे यहाँ पे आपका बिहेविंग है, यहाँ पे बिहेविंग है, तो इसके बाद एक क्रिया विशेषण क्या हो सकता होती है, किसकी विशेषता होती है, एक क्रिया विशेषण। जब भी आपको बिहेविंग दिखे तो उसके बाद आपको एक क्रिया विशेषण क्या हो सकता होती है, तो यहाँ पे विशेषण वायलेंट है। ठीक है, तो आपका सही क्या होगा भाई, सही वायलेंट की जगह वायलेंटली होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त मेरे, वायलेंटली होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि भाई बिहेविंग क्रिया को दर्शाने के लिए हमें एडवर्ब की आवश्यकता होगी, एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आपका वायलेंटली होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिहेविंग क्रिया को दर्शाने के लिए हमें भाई आपका एडवर्ब की आवश्यकता होती है, एडजेक्टिव की नहीं आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपका ये सेंटेंस क्या दिया है, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। जब यात्रियों को बस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने भाई हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बिहेविंग वायलेंट नहीं होगा भाई, बिहेविंग वायलेंटली होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है रॉन्ग, आपका कौन सा खंड आपका गलत है, वायलेंट व्हेन आपका वायलेंटली होना चाहिए। ठीक है,
सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो खंड आपका रॉन्ग है उसको भी हम सही करेंगे, जो आपका गलत है उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप साथी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डेली क्लास करेंगे भाई आप अपने एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। बताइए दोस्त, सपोर्ट का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। सपोर्ट का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। सपोर्ट आप किसी चीज का करते हैं, जैसे स्टेब्लिश। स्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना किसी चीज का। जब हम स्थापित करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेब्लिश हुआ है। डॉक्यूमेंट जो हमारा दस्तावेज होता है उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। क्या बोलते हैं, जो चेतावनी जो हमें मिलती है डिस्क्लेमर मिलती है। तो साथियों सपोर्ट का जो बेस्ट एंटोनिम होगा ना वो रिफ्यूट होगा। क्या होगा, रिफ्यूट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी बात का खंडन करना या विरोध करना। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। तो आप सभी को जॉयलेस का इस बार एंटोनिम बताना है। कहीं कहीं आपके पेपर में केवल एंटो लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंटो का मतलब आप समझिएगा कि वो एंटोनियम आप सभी से पूछ रहा है। अब जॉयलेस का मतलब क्या होता है भाई, उदास होता है, तो इसका उल्टा क्या बताएगा भाई, उल्लास होना चाहिए। यानी डिब्यूज का मतलब क्या होता है, संदिग्ध होता है। डिब्यूज का मतलब क्या होता है, संदिग्ध। ब्लिसफुल का मतलब होता है जो आनंदित, जिसे हम बोलते हैं आनंदित। यानी भाई उदास का जो उल्टा होगा क्या होगा, आनंदित हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आपका बीमिंग का मतलब क्या होता है, मुग्ध। बीमिंग का मतलब क्या होता है, मुग्ध होता है। रैप का मतलब क्या होता है, मग्न, जो बिल्कुल मग्न होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जॉयलेस का एंटोनिम आपका ब्लिसफुल होगा। बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मुहावरा बताइए, सभी बताएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब क्या होगा भाई, इन राइटिंग यानी लिखित रूप से होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदेहास्पद होता है, प्लस अ फॉल्स इन्वेंशन मतलब कि एक झूठी खोज। जैसे एक हम लोग कोई गलत खोज करते हैं, ए फॉल्स इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, और इन डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद में, विवाद में जो होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी। मतलब इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी, यानी दोनों देशों में हमारे पास क्षमता वाले नेता हैं। क्या हमारे पास कॉम्पलिंग, कॉम्पलिंग का मतलब क्या होता है भाई, क्या हमारे पास आकर्षक नेता हैं। आकर्षक नेता है, नेता तो भाई मनमोहक है। क्या प्रेरक क्षमता वाले नेता हैं। क्या साथी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है भाई, असाधारण होता है, असाधारण होता है। या आप बोल सकते हैं अद्वितीय भी बोल सकते हैं, अद्वितीय। यानी दोस्त दोनों देशों में हमारे पास असाधारण अद्वितीय क्षमता वाले नेता है। यानी इसमें जो आपका फील होगा वो एक्सेप्शनल फिल इन द ब्लैंक्स होगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पावरफुल मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, प्रभावशाली जो होता है। और अलमाइटी का मतलब क्या होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बेस्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो आपका एक्सेप्शनल होगा। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज बेस्ट बुक। बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए, कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसकी जगह कौन सा बेस्ट आपका मीनिंग हो सकता है, बताएंगे। तो दिस इज बेस्ट नहीं होगा भाई, दिस इज द बेस्ट बुक होगा। सिंपल ये सवाल है, नॉर्मल सवाल है भाई ये। तो दिस इज बेस्ट बुक नहीं होगा, दिस इज बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रेन टू रीड। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 53 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिवियल का विलोम शब्द बताइए। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है भाई, तुच्छ होता है। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। जैसे लैबिस का मतलब क्या होता है, बताइए। लैबिस का मतलब होता है जैसे कि बिलासी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बिलासी जिसे हम बोलते हैं। प्लस वैन का मतलब क्या होता है, जो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ होता है। इसेंशियल जो हमारे लिए
कोई चीज़ आवश्यक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल यानी आवश्यक है। लायबल का मतलब उत्तरदायी जो होता है, लायबल मतलब उत्तरदायी। तो भाई ट्रिवियल मतलब तुच्छ, तो इसका क्या होगा, आवश्यक हो जाएगा भाई, यानी इसेंशियल हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लोरी का विलोम शब्द बताइए। ग्लोरी मतलब क्या होता है भाई, हम आप पे गौरव करते हैं कि आप तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, बताते रहिएगा आप लोग। सेम का मतलब क्या होता है, शर्म, सेम शर्म। डिलाइट का मतलब क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है, आनंद होता है। उसके बाद आपका ग्लूटोनी का मतलब क्या होता है, जो लोलू पता होता है, क्या होता है, जो लोलू होता है, जो लोलू पता जो होता है, ठीक है। तो ग्लोरी मतलब गौरव, तो इसका आपका उल्टा क्या होगा, शर्म हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे आई एट ओनली ऑफ एप्पल माई फॉर माई डिनर। बताइए, यस्टरडे आई एट ओनली ऑफ एप्पल फॉर माई डिनर, यानी कल मैंने रात को खाने में केवल कितना सेब खाया, एक सेब खाया, यानी मेरे दोस्त आई एट ओनली अ पेयर ऑफ, यानी एक पेयर खाया, यानी सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स, इसका मुहावरा बताइए। सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक का मतलब कि भाई किसी वस्तु का बहुत तेजी से और बड़ी संख्या में बिकना। आपका कोई चीज़ अच्छा है, आप मार्केट में लेके गए और आपका बहुत जल्दी से और तुरंत सारा सामान बिक गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक। तो इसका बेस्ट क्या होगा, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, बहुत जल्दी बिक गया और बड़ी संख्या में बिक गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। तो साथियों यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करेंगे भाई। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ध्यान रखिएगा 120 नंबर के। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो साथियों समीकरण में आपको प्लस गुणा को बदलना है, माइनस और भाग को बदलना है, उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, 39 भाग है तो भाग को किस में बदलना है, माइनस में, तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए माइनस है तो भाग में बदल देंगे 3, 3 के बाद देखिए गुणा है तो प्लस में बदल देंगे 9, प्लस है तो गुणा में बदल देंगे 4। समीकरण तैयार है, तो इसमें बॉर्ड मस्क्रीन लगा लेते हैं। 39 माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार में, प्लस 9 का गुणा 4 में कर देंगे 36, ये प्लस 36 है, ये प्लस 39, कितना हो जाएगा 39 और 36 आपका 75 होता है। 75 में से माइनस 2 कर देंगे तो 73 हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को सॉल्व करने में, तो उम्मीद करूंगा बिल्कुल भी नहीं। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। तो साथियों यदि जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा वो आप जरूर पूछेगा, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अपने पेपर में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BHJL FL NP से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार HNPR LRTB से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए JPRT निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। जैसे पहला रिलेशन चेक करते हैं पहले, BHJL इसका कोड FLNP क्या है। B होता 2, F होता 6, H होता 8, L होता 12, J होता 10, N होता 14, L होता 12, P होता 16। 2 से 6 इसमें प्लस 4 किया, 8 से 12 प्लस 4 इसमें भी किया, 10 से 14 इसमें प्लस 4, 12 से 16 इसमें प्लस 4, यानी इसमें आपका +4 के कोड लगाया है भाई। ये पैटर्न आपका +4 का है, तो जो पूछा है हमसे उसको भी हम लोग +4 करके कोड कर लेते हैं भाई। JPRT देखिए पूछा है, JPRT, तो सभी में +4 करना है, सभी में +4 कर लेते हैं। देखिए T होता 20, R होता 18, P होता 16 और J होता आपका 10, 10 4 14, 14 पे कौन अच्छा रहेगा, N आएगा। 16 4 20, 20 पे कौन आएगा भाई, T20 आता है। 18 4 22, 22 पे भी आता है। 20 4 24, 24 पे कौन अच्छा रहता है, X आता है।
यानी एन टी वी एक्स देखिए कौन सा ऑप्शन है, एन टी वी एक्स, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। एक निश्चित कोड भाषा में विल्ट को 6194 लिखा जाता है और स्लिट को 9413 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में यस को कैसे लिखा जाएगा बताइए। यस को किस प्रकार लिखेंगे आप लोग, जैसे देखिए WILT, विल्ट में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया है, 6194। उसके बाद स्लिट SLIT, स्लिट में 4 अक्षर है तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है, 9413। पूछा किसका कोड, यस का। भाई यस पूछा तो पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए यस तो विल्ट में है ही नहीं, यस तो केवल आपका स्लिट में दिया है, यानी इसमें कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। दूसरा मेथड कौन लगेगा जब कॉमन नहीं मिलता है, तो एलिमिनेट वाला। एलिमिनेट किसको करेंगे, ये जो आपका कोड हुआ होगा। देखिए एक आपका विल्ट में है, एक आपका स्लिट में है, तो ये नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। उसका देखिए विल्ट में 4 है, स्लिट में 4 है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएंगे। विल्ट में 9 है, स्लिट में 9 है, तो ये भी आपका नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए बच रहा स्लिट में केवल 3, तो यस का कोड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमने आपको बताया है जो आपसे पूछेगा, मान लीजिए इसमें यस पूछा है ना, तो जिसमें यस रहेगा उसी में आपका आंसर होगा। देखिए विल्ट में तो यस है नहीं ना भाई, केवल किसमें, स्लिट में है, तो स्लिट में एक नंबर बच रहा है 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, 876, 865, 832, 733 क्वेश्चन मार्क। बताइए, नंबरों का श्रृंखला दिया लेकिन नंबर आपका लंबा दिया है। बताइए क्या आ गया अगली संख्या, 876, 865, 832 और 733। इसके बाद क्या आएगी संख्या, नंबरों का श्रृंखला घट रहा है भाई। देखिए 876 से 865, यानी इसमें -11 हुआ है। 865 से 832, इसमें -33 हुआ है। 832 से 733 कितना माइनस हुआ है भाई, देखिए -99 हुआ है। देखिए 11 तिया 33, 33 तिया 99 में, यानी भाई इसमें तो 3 3 गुणा कर रहा है। तो उसी प्रकार अब हमें 99 में पहले 3 का गुणा करते हैं, 3 और 27 के साथ 2, 3 और 27 2 29, यानी अब हमें भाई 733 में से 297 को माइनस करना पड़ेगा, है ना मेरे दोस्त, तभी आंसर आ सकता है भाई, क्योंकि हमें इसी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। 733 में से 297 माइनस करके कितना आएगा, 13 से 7 गड़ा 6, 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है भाई। उसका देखिए 12 से 9 गड़ा 3, यानी 3, यानी 36, देखिए कौन सा ऑप्शन, यानी 436 आएगा भाई। 733 में से जब आप 297 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 436 आएगा, जो कि ऑप्शन भी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके तो इसमें भाई 11 33 99, यानी 11 का 3 गुना 33, 33 का 3 गुना 99, तो उसी प्रकार 99 का 3 गुना करने के बाद हम लास्ट के अंकों से घटाएंगे, तो लास्ट में आपका 733 है, तो 99 का 3 गुना 297, तो 733 में से 297 को माइनस किया तो 436 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए और हल करिए सवाल को। यदि शब्द हार्मोनी के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए भाई, हार्मोनी आपका शब्द दिया गया है, लेकिन आप सभी को भाई अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है मेरे दोस्त। HARMONY हार्मोनी है, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी पहले ABCDEFGH ऐसे इन्हीं के अक्षरों का सहारा लेकर, तो सबसे पहले देखिए ए आ जाएगा भाई, बी नहीं है, CDEFG, यच है, देखिए यच तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि हार्मोनी का पहला अक्षर यच से, यच के बाद IJKL नहीं है, यम है, देखिए तो यम यहाँ आ जाएगा, यम एन है भाई तो यहाँ आ जाएगा, ओ है, देखिए ओ यहाँ पे आ जाएगा, OR है तो यहाँ पे RSTVTUVWY देखिए यहाँ पे आ जाएगा। यानी देखिए साथी, ओ आपका सेम पोजीशन पे है और y सेम पोजीशन पे, यानी जब आपका y है और o है और y जो है, ये दोनों अक्षर अपना स्थान क्या किए, अनचेंज किए, यानी अपरिवर्तित रहेंगे। तो कितने हैं भाई, 2 अक्षर हैं, एक o है एक y है, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। एक निश्चित गुण भाषा में सैनिटाइजर शेप्स अस को RAKLMQ लिखा जाता है, लेट अस गो को KLMTAX लिखा जाता है। उसी गुण भाषा में अस को कैसे लिखा जाएगा बताइए। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए भाई आप लोग। आप सभी से अस का कोड पूछ दिया है, तो अस पूछा तो कॉमन चेक कर लीजिए ना। देखिए सैनिटाइजर सेब अस इसमें भी है, अस इसमें भी है, यानी इसमें अस आपका कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई आपका कॉमन मिलेगा जो इनका कोड होगा। देखिए केएल इसमें भी है, केएल इसमें है, यानी जिस प्रकार से अस आपका कॉमन था उसी प्रकार केएल आपका कॉमन है मेरे दोस्त, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 84 21 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 180 45 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 252 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों 21 का रिलेशन 84 दिया है, 45 का रिलेशन 180 दिया है। बताइए कैसे हल करिए भाई। आप जानते हैं कि 21 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 होता है, यदि हम 45 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें कि 252 आ जाए? तो चलिए भाई सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दे, देखते हैं किस में 252 आता है। 4 एक कम 4, 4 छंग 24 यानी 244 आएगा। 4 तेई 12 का 2 1, 4 छंग 24 1 25, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 63 चौक का, यानी 63 का रिलेशन 252 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को? सिंपल सवाल था भाई। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 251 268 285 302 319 क्वेश्चन मार्क। 251 268 285 302 और 319। देखिए 251 से 268 इसमें +17 हुआ है, 268 से 285 इसमें भी भाई +17 हुआ है, 250 से 302 इसमें +17 हुआ, 302 से 319 इसमें +17, यानी इसमें लॉजिक तो आपका +17 लग रहा है। तो आखिरी में 319 है, तो इसमें +17 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 336 आ जाएगा। देखिए सी ऑप्शन आपका दे रखा है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 65 को। इस बार का 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए भाई। आज के प्रश्न से आप सीख लीजिए, हम बहुत अच्छे तरीके आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए यस परसेंटेज टी बराबर, यस जो है वो टी के पिता है, यानी टी के पिता कौन है? यस है। उसके बाद यक्स माइनस डब्ल्यू बराबर, यक्स जो है वो डब्ल्यू की माँ, यानी डब्ल्यू की माँ कौन है? यक्स है। यू स्टार भी बराबर, यू जो है ना वो भी की बहन है, यानी भी की बहन कौन है? भी की बहन यू है। तो इसी तरह आपको इसमें सवाल क्या देखना है? बस ये समीकरण देखना है। समीकरण में आपको क्या देखना है? केवल ये प्लस देखना है, माइनस देखना है, स्टार देखना है, परसेंटेज, जो जो प्रश्न में दिया होगा बस आपको वही रखना है। देखिए जैसे हम समीकरण बनाते हैं, ए और पहले ए और जे का रिलेशन बनाते हैं। देखिए प्लस क्या दर्शा रहा है प्रश्न में? देखिए लास्ट में जेड प्लस वाई, जो कि जेड जो है ना वाई का पति है, यानी जे का पति कौन है भाई? जे का पति कौन है? ए हो जाएगा प्रश्न में, ध्यान रखिएगा भाई। देखिए हम जैसे ए प्लस जे, तो यहाँ पे बीच में प्लस तो लिखा नहीं हमने, लेकिन हमने आपको बता रहा है प्लस आपको देखना है कि प्रश्न में क्या दिया है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है? जे जो है ना वाई का पति, तो आपको इधर से उल्टा जाना है, इधर से उल्टा जाना है, इधर से। जैसे देखिए जे जो जेड जो है ना वाई का पति, यानी इसमें जे का पति कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई, इसको ध्यान रखिए। उसका देखिए माइनस बी है। देखिए अब माइनस का रिलेशन देखिए क्या दिया है? यक्स जो डब्ल्यू की माँ, यानी बी की माँ कौन है भाई? बी की माँ कौन है? जे है। उसका देखिए आपका स्टार दिया है, भी दिया है। स्टार क्या दर्शा रहा है प्रश्न में? यू जो भी की बहन, यानी यहाँ पे भी की बहन कौन है? बी है भाई, भी की बहन बी है। ठीक, उसका देखिए आपका परसेंटेज जी है। परसेंटेज क्या दर्शा रहा है? यस जो टी के पिता, यानी जी के पिता कौन है भाई? जी के पिता कौन है? भी है। अब देखिए ये समीकरण बन गया। लास्ट वाले को अपने आप को सेलेक्ट करना है, यानी ये हम है, यानी मैं जो है ना वो जी है, यानी ये मैं है, मेरे पिताजी की बहन, मेरी बहन की माँ
और देखिए ये हम हो गए लास्ट में, जी हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, हमारे पिता की बहन हो गई। सवाल भी देखिए क्या पूछा था भाई, इसको भी चेक करना है। ए और जी का रिलेशन पूछा है, यानी ए और जी के बीच क्या संबंधित है। ठीक है, ए और जी के बीच क्या संबंधित है। देखिए ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी भी हैं, हमारे पिताजी की बहन यानी हमारे जो बुआ होती है, बुआ की माँ, बुआ की जो माँ होगी हमारे पिताजी की मम्मी लगेंगे भाई, है ना भाई, वही लगेंगे जो हमारे पिता की जो बहन होंगी, और बहन की जो माँ लगेंगी वो हमारे पिताजी की जो माँ वो हमारी क्या लगेंगे भाई, हमारी दादी लगेंगी। उसके बाद माँ के पति यानी हम भाई ए का जी से क्या रिलेशन होगा, दादा हो जाएंगे भाई, क्योंकि देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जी हम हो गए, हमारे पिताजी की बहन यानी भी और बी क्या है, आपस में भाई बहन है, यानी ये हमारे पिताजी भी हैं, ये उसके बाद भी बहन है, तो क्या हो जाएंगे भाई, हमारी बुआ हो जाएंगी। बुआ की माँ यानी भाई हमारी क्या लगेंगे, दादी लगेंगी, क्योंकि हमारी पिता की माँ है, हमारे पिताजी की माँ के पति क्या लगेंगे, दादा लगेंगे भाई। जिस प्रकार से यदि सवाल पूछता कि जी और जे का रिलेशन क्या होता तो हमारी दादी लगती, दादी के जो पति होते हैं वो क्या लगेंगे, हमारे दादा लग जाएंगे, यानी डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना ये प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अगला सॉल्व को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 को। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यहां पे आपको अक्षरों का श्रृंखला दिया है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया, इसको सॉल्व करिए। तो इस सवाल को हल करने का तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए जी का पहले रिलेशन एफ बनाइए, एफ का रिलेशन डी से बनाइए, डी का सी से, चेक करिए। देखिए जी एफ, जी होता है आपका 7, एफ होता है 6, और यहाँ पे देखिए डी आपका दिया है ना, तो डी को भी लिख लीजिए और यहाँ पे सी भी लिख दीजिए। डी होता है 4, सी होता है 3। देखिए उल्टा देखिए 3 4 6 7, बीच में कौन सा नंबर छोटा है, 5, 5 पे कौन अक्षर आ जाएगा, ई आ जाएगा भाई। हमें पैटर्न को तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो बीच में देखिए ई आ रहा है। देखिए सभी ऑप्शन ई से शुरुआत किया भाई, सभी ऑप्शन, यानी ई तो यहाँ पे ई आएगा पहला अक्षर। ठीक, अब देखिए दूसरा को चेक करिए, यल एन, उसका पी, यहाँ पे टी, देखिए यल, उसका एन, इसमें दूसरा अक्षर आर है, इसमें टी है, यल 12, एन 14, आर 18, टी 20। देखिए 12 से 14 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, इसमें प्लस 2 रहा है, तो इसी प्रकार 14 में यदि हम प्लस 2 करते तो 16, 16 में प्लस 2 कर दे तो 18 हो गया, यानी 16 पे कौन अक्षर आएगा भाई, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 16 पे पी आएगा भाई, यानी ईपी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो देखिए या तो सी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन ईपी है, और तो भाई कोई ऑप्शन ई क्यू दिए रखा है, यानी जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो या तो सी होगा या तो डी होगा भाई। अब तीसरे अक्षर का रिलेशन चेक करते तो मालूम हो जाएगा। देखिए वाई से भी से पी, पी से एम का बनाएंगे। देखिए वाई, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे पी, उसके बाद एम, इसका कोड करिए, वाई 25, भी 22, पी 16, एम 13, इसमें -3 हो रहा है। देखिए 25 से 22 -3, 16 से 13 -3, तो उसी प्रकार 22 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 19, 19 में से 3 को हटा देंगे तो भाई 16 आ जाएगा। 19 पर कौन आएगा, यस आएगा। देखिए ईपीएस कौन सा, डी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है जब इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ गए तो। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। प्लस माइनस को बदल दीजिए, गुणा भाग को बदल दीजिए, उसका सॉल्व करिए। देखिए 32 है, गुणा है तो भाग बदल दीजिए 8, भाग है तो गुणा बदल दीजिए 4, माइनस है तो प्लस बदल दीजिए 6, प्लस है तो माइनस में। समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्ड मास्क लगा दीजिए। 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 बार में, 4 गुणे 4 प्लस 6 -15, 4 चौका 16 प्लस 6 -15, 16 6 22, 22 में से 15 घटाते तो 7 आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक और सवाल देखिए अक्षरों का श्रृंखला का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा। देखिए पहले हमने आपको बताया कि पहले अक्षरों का रिलेशन बताइए, ई जी आई के का रिलेशन बताइए। देखिए ई जी आई और के, ठीक, E5 G7 I9 K11, 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, यानी इसमें प्लस 2 हो रहा है। 11 से 13 कर देंगे, 13 पर कौन अक्षर आएगा भाई, यम आएगा, यानी हमारा आंसर यम से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन मिलेगा या तो ऑप्शन डी मिलेगा भाई। दूसरा अक्षर चेक करेंगे, या तो डब्ल्यू आ जाएगा या तो सी आ जाएगा भाई। देखिए यम से क्यू, क्यू से यू, यू से वाई। देखिए पहले यम लिख दीजिए, उसका दूसरा अक्षर क्यू लिख दीजिए, इसमें का दूसरा अक्षर यू लिख दीजिए, इसमें का दूसरा अक्षर वाई लिख दीजिए। इसका कोड करिए, यम 13, क्यू 17, यू 21, वाई 25। 13 17 प्लस 4, 17 से 21 प्लस 4, 21 से 25 प्लस 4। तो इसी प्रकार 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29, 29 पे कौन आएगा, जैसे 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, यानी सी आ जाएगा भाई। पहला अक्षर हमने कौन चेक किया था, यम, यानी यम सी एस हो जाएगा भाई। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, यम सी एस आएगा, जो कि डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 69। उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चों की संख्याएं संबंधित है। तो दोस्त मेरे जैसे ये आपको 2 बॉक्स देगा, ठीक है, तो आपको ना इन बॉक्स का मदद लेकर जो ये बॉक्स का पैटर्न आप चेक करेंगे ना, किस पैटर्न पे ये सवाल हल हुआ है ना, तो सेम उसी पैटर्न पे आपको ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 बॉक्स दिया रहेगा, सबसे पहले आपको तो छोटे से बड़े ग्रुप में लिख लेना है। प्रश्न में ऑलरेडी आपका छोटे से बड़े ग्रुप में दिया है, तो देखिए इसको आपको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना है। तो आपको ए और बी का मदद लेकर ये सबसे बड़ा वाला नंबर लाना होता है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला नंबर। जैसे देखिए इसमें क्या रिलेशन लगा है भाई, यदि हम देखेंगे कि आपको पहले तो प्लस करिए, 16 में यदि हम 4 जोड़ दें, 16 में और 4 जोड़ेंगे, पहले इनको प्लस करेंगे, 16 में 4 करेंगे 20, 20 से आपको 32 बनाना है, तो हम यदि प्लस 12 कर देंगे तो भाई 32 बन जाएगा, 20 में 12 को जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। अब दूसरा भी यही चेक करते हैं, 6 36 72, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 में 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा 42, 42 में यदि हम 12 को केवल जोड़ते तो भाई 54 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 72 है, यानी प्लस वाला मेथड नहीं काम कर रहा है। ठीक, तो इसमें कौन सा कर रहा है, देखिए उसका देखिए 4 16 32, इसमें माइनस करते हैं, हमेशा बड़ा वाले से छोटा को माइनस करिएगा। 16 में से 4 को हटाएंगे कितना आएगा 12, आपको 12 से 32 बनाना है, तो ये भी प्लस वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है भाई, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा 4 16 32। देखिए यदि हम 4 में 16 का मल्टीप्लाई कर दे तो, पहले 4 में यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। क्या यही सेम है क्या, दूसरा वाले भी चेक करते भाई, यही जैसे 6 दिया है 36 दिया 72, यदि हम पहले 6 का 6 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 6 में 6 का मल्टीप्लाई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें 72, यानी इसमें भाई जो नंबर पहला ना उसमें मल्टीप्लाई करा फिर उसका दुगना कर दे रहा भाई। सेम ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, 99 81, 81 दूना कितना होगा 81 दूना 162 होगा। देखिए डी ऑप्शन आपका सही दिया है भाई, देखिए 99 81, 99 81, 81 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 162 हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट मैच कर गया ये प्रश्न के पैटर्न के हिसाब से। ओके, तो डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए लास्ट सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया। यहाँ पे समीकरण दिया है, नंबर दिया है, अक्षर दिया है, लेकिन सभी अक्षरों का अर्थ प्रश्न में दिया है, आपको सभी अक्षरों का अर्थ रख के सवालों को हल करना है। देखिए 321 ए है, ए का अर्थ भाग है तो एक की जगह भाग रख दीजिए, 3 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ है प्लस है तो सी की जगह प्लस रख दीजिए, 11 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख दीजिए 10 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए 19। समीकरण तैयार, इसमें बॉर्डर माइनस में लगा दीजिए, 3 का भाग 321 में कितना आएगा बताइए, 3 दहा में 30 2 यानी 107 बार में जाएगा। ठीक है, 321 के 2 2 3 कम 3, ठीक है, प्लस 11 का गुणा 10 में कर देंगे तो 11 दहा में 110 और माइनस यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। ठीक है,
अब इनको दोनों को जोड़िए, 107 110 कितना होगा, 218 हो जाएगा। 218 में से आपको 19 घटाना है, यानी 100 आपका कितना हो जाएगा भाई, 198 हो जाएगा क्या, 198 हो जाएगा भाई। ठीक है, 198 199 होना चाहिए भाई। यदि हम जो 198 में 19 से जोड़े थे 217 आना चाहिए भाई, यानी शायद आपका इतना आंसर आएगा भाई। 218 में से यदि हम केवल 19 को घटाते तो कितना आंसर आएगा भाई, 198 आपका 217 आएगा भाई। यदि हम इसको जोड़ दे 19 को और 98 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 98 में 2 देंगे तब 217 हो गया, लेकिन यहाँ पे 218 दिया है भाई, यानी समथिंग आपका आंसर मान के चलिए इतना ही आएगा, 198 यहाँ पे 199 कर लीजिए। लॉजिक आप बस सीख लीजिए भाई। तो इस तरह से साथी ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथी, आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो इस सेशन से? लगातार क्लासें आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से, 3 क्लास एक दिन में आपको प्रोवाइड करें, सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम को 5 बजे नए पेपर के साथ। तो आप लगातार क्लास को करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, और आप लोग अपने आप को एनालिसिस भी करिएगा। वो टेस्ट जो हमने आपको देने के लिए बोले उसको आप जरूर परचेस कर लीजिएगा भाई, मात्र 50 रुपीज़ का है। 1000 क्वेश्चन उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन उसमें तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।